नमस्कार। मेरा नाम नमस्कार। अभिषेक मेरा कुमार है। नाम अभिषेक कुमार साहित्यिक है। बतकही चैनल पे आपका स्वागत है। और हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर व्याख्यान आयोजित कराते रहते हैं। आज इसी कड़ी में वर्तमान हम एक नए व्याख्यान माला में एक नए व्याख्यान के साथ प्रस्तुत हैं। और इसमें आज जो हमारे मुख्य वक्ता हैं वो चंदन कुमार सर हैं। सर, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में गांधी शताब्दी स्मारक पीजी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर हैं। और अध्यापन के साथ साथ सर कवि भी हैं। अध्यापन कर रहे हैं, उसके साथ साथ सर कविता भी कर रहे हैं। और एक बेहतरीन आलोचक भी हैं। इनकी कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं, जैसे समयांतर हो गया, समय संज्ञान हो गया, शोधमाला हो गया। एक जलवायु पत्रिका है जो पर्यावरण के मुद्दे पर आते छपती है, उसमें भी इनकी कविताएं हैं। इनमें इनका पर्यावरण के प्रति प्रेम और उसके प्रति जो बेचैनी है देखी जा सकती है। इनकी कविताएं आप पढ़िए तो आपको आनंद तो मिलेगा, लेकिन वैसा आनंद नहीं मिलेगा कि आप सो सकें बस चैन की नींद। आपको वैसा आनंद मिलेगा कि आप अगली सुबह अगला दिन आज से बेहतर करना चाहेंगे। और ये जो सिर्फ बातें करते रहते हैं, जो सिर्फ बातों से ही आपका आपका पेट भरना चाहते हैं, उनके लिए कहते हैं। अपनी कविता में कहते हैं अब तो जाना होगा। उनके शब्दकोश में श्रम शब्द है ही नहीं। भाषिक बकैती उनके वैश्विक धरोहरों में शामिल है। लठैती से उनका पुराना नाता है। अब जब दुनिया उत्तर आधुनिक हो रही है तो वह पशुवत जीवन की तरफ लौट जाना चाहते हैं। जब आप इनकी कविताएं पढ़ेंगे तो आप चैन से सो नहीं सकते हैं, लेकिन आपका अगला दिन, आपका आने वाला कल बेहतर होगा, इस उम्मीद से आप जी सकते हैं। इसी इसी कड़ी में आज हम इस व्याख्यान पे जो मुख्य वक्ता हैं चंदन कुमार सर, इनके साथ उपस्थित हुए हैं। व्याख्यान का विषय है वर्तमान समय की चुनौतियां और प्रेमचंद। आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं और इसी संबंध में सर अपनी बात रखेंगे। हम सर को आमंत्रित करते हैं। सर, आप अपनी बात रखें। स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया साथी अभिषेक। साहित्यिक बतकही के साथियों का बहुत आभार जो आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया है तथा इस लाइव में जुड़े साथियों का आभार जो मुझे सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आज हम आपके साथ उपस्थित हैं। विशेष तौर पर पिछले दिनों 31 जुलाई को प्रेमचंद जयंती पर पूरे देश में, या यूं कह लें कि पूरे विश्व में प्रेमचंद के लेखन पर बातचीत हो रही थी। और मेरा यह मानना है कि एक सजग रचनाकार, जनता के सरोकारों से जुड़ा हुआ रचनाकार, लेखक पर केवल एक दिन बातचीत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस पर हर दिन बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि एक लेखक, एक रचनाकार जब वो सामाजिक सरोकारों के साथ जुड़ता है तो हमारे हर सवालों के साथ वो टकराता है, हमारे हर सवालों के साथ वो उपस्थित होता है। और ये जरूरी हो जाता है कि हम उस रचनाकार को, उस लेखक को, उसके साहित्यिक अवदान पर हम बातचीत करें। इस विषय पर बातचीत करने से पहले तो मैं आपको प्रेमचंद की उस परिस्थितियों की तरफ जाना चाह रहा हूं कि जिन परिस्थितियों में प्रेमचंद लेखन कर रहे थे। एक बड़ी बात है कि जिस दौर में प्रेमचंद लिख रहे थे, एक अकेले साहित्यकार हैं, एक अकेले लेखक हैं जो जनता के सरोकारों को ध्यान में रखकर लेखन कर रहे हैं। उनके समकक्ष और कोई रचनाकार दिखाई नहीं देता है और कोई कलमकार दिखाई नहीं देता है। उन्होंने पहली बार साहित्य को राजाओं के चौखट से
जन सरोकारों तक लाकर खड़ा किया, जन सरोकारों से जोड़ा। और ये बड़ी बात है। इसे अगर हम देखने की कोशिश करें कि उस जमाने में जिस तरह की कहानियां लिखी जा रही थी और जिस तरीके के उपन्यास लिखे जा रहे थे, तिलिस्मी अयारी किस्म के उपन्यास और कहानियां लिखी जा रही थी, उसके बीच आम जन को साहित्य में उपस्थित करना यह बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती को प्रेमचंद ने स्वीकारा। और आप अगर तमाम कहानियों को देखें, ईदगाह को आप देखें, सदगत को आप देखें, ठाकुर का कुआं आप देखें, बूढ़ी काकी आप देखें, इन तमाम कहानियों में वह मनुष्य शामिल है जिसकी पूछ कहीं होती नहीं है। उसे प्रेमचंद ने जगह दी है अपनी रचनाओं में। और विशेष तौर पर अगर प्रेमचंद के समूचे लेखन को देखा जाए और उस पर हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं, तो अगर हम एक दृष्टि डालें तो हम ये समझ पाएंगे कि प्रेमचंद का समूचा लेखन या प्रेमचंद के समूचे लेखन में स्वाधीनता की अनुभूज है। प्रेमचंद स्वाधीनता को लेकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं। और आप देखें कि प्रेमचंद की जो महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है सोज़े वतन, वह 1908 में प्रकाशित होती है। और उसके बाद भारतीय इतिहास में दो बड़े चेहरे हमारे सामने उपस्थित होते हैं। एक महात्मा गांधी, 1917 में चंपारण आंदोलन के बाद भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण होता है। और दूसरे डॉक्टर अम्बेडकर। इस देश में दो तरह की चुनौतियां थीं उस दौरान। एक तो उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी, यह जो चुनौती थी, यह जो शक्तियां थीं, इससे आजादी का सवाल तो था ही, जिसे पूरा देश मिलकर लड़ रहा था। एक दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी, एक दूसरी जो आजादी लड़ी जा रही थी, वह आजादी यहां के आम जन की आजादी थी, यहां के किसानों की आजादी थी, यहां के श्रमिक वर्गों की आजादी थी, यहां के स्त्रियों की आजादी थी, और जो यहीं के लोगों के द्वारा शोषित थे, यहीं के लोगों के द्वारा शोषण का शिकार थे। और इसकी लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर लड़ रहे थे। आप अगर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी शक्तियों की बात करें तो ये पूंजीवाद की ही दो धाराएं हम कह सकते हैं। और वह उस दौरान पूंजी का जो स्वरूप था भारत में, वह अभी विकसित हो रहा था, वह अभी आगे बढ़ रहा था। लेकिन प्रेमचंद मुकम्मल तौर पर अपने साहित्य में इन दोनों बिंदुओं को लेकर आते हैं। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद पर जमकर लिखते हैं, जमकर सवाल उठाते हैं, जमकर प्रश्न करते हैं। और दूसरा जो पहलू है, जिसकी आजादी की बात डॉक्टर अम्बेडकर कर रहे थे, जिसे अगर आप कह सकें तो ब्राह्मणवाद से आजादी, आप कहें तो धर्म सत्ता से आजादी, या आप कहें तो सामंतवाद से आजादी। अगर इस पूरे के पूरे फलक में हम प्रेमचंद को देखने की कोशिश करें तो प्रेमचंद एक मुकम्मल तौर पर जो देश बनाना चाहते थे, जो देश की कल्पना उनके मानस में थी, वो शोषण विहीन समाज की कल्पना थी। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी शोषण न हो, यह कल्पना, यह बेचैनी हम उनके यहां देख पाते हैं। और अगर आप साहित्य का उद्देश्य, उनके अभिभाषण को, जो उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था, उसमें जो उन्होंने बातचीत रखी थी, और उस बातचीत में उनकी बेचैनी सामने निकल कर आती है, जो बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात कह रहे हैं कि लेखन में अगर स्वाधीनता का भाव नहीं आ पा रहा है तो वह लेखन कैसा, यदि उसमें उच्च चिंतन नहीं आ पा रहा है तो वह लेखन कैसा।
उसे साहित्य नहीं माना जाना चाहिए। तो मुकम्मल तौर पर जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रेमचंद का जो लेखन है वह स्वाधीनता का लेखन है, और वह जो हाशिए का समाज है, जो किसान है, जो श्रमिक है, जो मेहनतकश है। अगर मैं संवैधानिक ढांचे की बात करूं तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि जो दलित हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, जो स्त्रियां हैं, उनके जो सरोकार हैं, उनके जो सवाल हैं, उस जमाने में जो मौजूद थे, जिन पर बातचीत नहीं हो रही थी, प्रेमचंद उन पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रेमचंद मुकम्मल तौर पर इस समुदाय को हमारे सामने, उसके सरोकारों को हमारे सामने उपस्थित करते हैं। और आप देखने की कोशिश करें कि इन दोनों सरोकारों की जो मैं बात कर रहा था, इन दोनों चुनौतियों की जो मैं बात कर रहा था, मैं ब्राह्मणवाद की जो बातचीत कर रहा था, जो मैं सामंतवाद की बातचीत जो कर रहा था, मैं जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जो बातचीत कर रहा था आपसे, आप देखें कि जो चुनौतियां उस दौरान प्रेमचंद के समय मौजूद थीं, जिसको उन्होंने अपने साहित्य में दर्ज किया है, वो चुनौतियां आज भी बरकरार हैं। और मैं ये स्वीकार करता हूं, मैं ये मानता हूं कि बदलाव तो हुआ है, आजादी के बाद स्थितियां बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन प्रेमचंद जिसे दर्ज कर रहे थे, जिन चीजों को, आज भी वो चीजें कहीं ना कहीं इस देश में विद्यमान हैं। और वो सारी की सारी चुनौतियां आज भी मौजूद हैं, जिस पर हम लोग बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और आप समझें कि अगर आज की चुनौतियों पर हम लोग अगर दृष्टि डालें तो हम देखने की कोशिश कर पाएंगे कि क्या आज के समाज में या आज के समय में क्या आर्थिक विषमता नहीं है? किसानों और मजदूरों की जो समस्याएं हैं, क्या वो हल हो गई हैं? क्या आमजन, क्या दलितों का, क्या स्त्रियों का शोषण, दमन और उत्पीड़न नहीं हो रहा है? क्या असमानता नहीं फैली हुई है? क्या सबको न्याय मिल पा रहा है? ये जो सब कुछ चुनौतियां हैं, ये सारी की सारी चुनौतियां प्रेमचंद के साहित्य में हमको देखने को मिलती हैं। और प्रेमचंद इन सारे सवालों के साथ हमारे सामने उपस्थित होते हैं। और अगर हम एक एक करके इन सवालों पर बातचीत करें तो शायद मुकम्मल तौर पर बातचीत हमारे सामने उभर कर आ पाएगी। अगर मैं इन चुनौतियों को नंबरिंग में बात करूं तो ये 4-5 चुनौतियां हमारे सामने जो मैंने आपको गिनाया है, उस पर मैं एक एक करके आपसे चर्चा कर रहा हूं। आप देखने की कोशिश करिए किसान जीवन की चुनौतियां। प्रेमचंद किसानों को लेकर प्रेमचंद ने महत्वपूर्ण 3 उपन्यास लिखे, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान। प्रेमाश्रम में आप देख सकते हैं कि बेदखली की समस्या को हमारे सामने उजागर करते हैं। दूसरा जो है, लगान में जो इजाफा किया जा रहा है, उस समस्या को प्रेमचंद प्रेमाश्रम में दिखा रहे हैं। लेकिन वहीं कर्मभूमि में अगर आप देखने की कोशिश करिए तो जो बढ़ता हुआ जो आर्थिक संकट है इस देश में, उस दौरान उस आर्थिक संकट को प्रेमचंद वहां दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस पूरे के पूरे किसानी जीवन की जो मुकम्मल समस्या गोदान उपन्यास में लेकर जब वो उपस्थित होते हैं, और वो जो पूंजी का जो चरित्र है, वो कैसे एक किसान को मजदूर बनने के लिए विवश करता है, उसे भी वो रेखांकित कर रहे हैं, उसे भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इस बात को समझ पाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि अगर आज के जमाने में जिस तरीके से राष्ट्र राज्य का कारपोरेट घरानों से जो संबंध है, जो जुड़ाव है, और उसके साथ साथ जो इस देश में किसानों का, मजदूरों की जो हालात बन पा रहे हैं, उस पर अगर आप दृष्टि डालें तो आप समझ पाएंगे कि कैसे किसानों की जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं, कैसे कारपोरेट घराने उन जमीनों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और बेसिकली वो औने पौने दामों पर
अगर मैं आपको 2-3 उदाहरणों से बातचीत रखूं तो शायद बातचीत स्पष्ट हो जाएगी। 1924 या 25 का उपन्यास है प्रेमचंद का रंगभूमि, जिसमें इस सवाल को प्रेमचंद हमारे सामने उपस्थित करते हैं कि सूरदास की जमीन पर कारपोरेट की निगाह है और सूरदास उसके विरोध में खड़ा होता है। लेकिन आप इस बात पर ध्यान रखिए और इस बात पर ध्यान दीजिए तो आप समझ पाएंगे कि इसी बनारस में इस दौरान अगर आप देखने की कोशिश करें तो स्पोर्ट सिटी बनाने की योजना पर सरकार काम कर रही है और लगभग 60 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण होने जा रहा है, जिसका वहां के किसान मजबूती के साथ विरोध कर रहे हैं। आप जोड़ पाएंगे कि प्रेमचंद के समय का जो पूंजीवाद है, आज का जो पूंजीवाद है उससे ज्यादा क्रूर है और वह आपसे कोई समझौता नहीं करता है, आपको मजबूत करता है और कहीं ना कहीं जो सत्ताएं हैं वो कारपोरेट घरानों के साथ संबंध बनाए हुए हैं। और एक बात मैं और आपको स्पष्ट कर दूं कि जिसे प्रेमचंद किसान कह रहे हैं, जिसे प्रेमचंद मजदूर कह रहे हैं, ये वही दलित और पिछड़ी जातियों से आने वाले समूह हैं और इनके पास जो जोते बोने के लिए जो जमीनें हैं वो मुट्ठी भर हैं और उनका बेदखली कराना कहां तक जायज है। तो इसलिए ये जो चुनौती, किसानों की जो चुनौती हमारे सामने आज मजबूती के साथ खड़ी हुई है, इसलिए प्रेमचंद याद आते हैं। और प्रेमचंद जो सवाल उस जमाने में कर रहे थे, जो प्रेमचंद हमारे सामने रंगभूमि के माध्यम से जो प्रश्न छोड़ रहे थे कि आने वाला जो समय होगा वो और कठिन होगा, आने वाला जो समय है वो पूंजी के हवाले जाएगा, इस देश में आर्थिक संकट और बढ़ेगा। और इसे आप महाजनी सभ्यता लेख में जाके देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने पूंजी के संकट को, आर्थिक संकट को हमारे सामने उजागर करने की कोशिश की है। आजमगढ़ के एक परिघटना का मैं जिक्र करूं तो आजमगढ़ में एक गांव है खिरियाबाग और यहां पर एयरपोर्ट मंदुरी एक स्थान है, वहां पर एयरपोर्ट बना हुआ है और जिसके विस्तारीकरण को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन हमने अवलोकन किया है उस जगह का। आपको बता दें कि वहां पर दलितों का घर है, अति पिछड़ी जातियों में उन लोगों का घर है जिनके पास घर के सिवा और जमीनें नहीं हैं और सत्ताएं उस पर कब्जा जमाने की कोशिश लगातार कर रही हैं, उसका अधिग्रहण करने की कोशिश लगातार कर रही हैं और वह आंदोलन लगभग 3.5 सालों से चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आज के वर्तमान समय में जो चुनौतियां, किसान जीवन की जो चुनौतियां, किसान जीवन के जो सवाल हैं वो कितनी मजबूती के साथ हमारे सामने उपस्थित हैं। किसानों के लिए जो एमएसपी मिलनी चाहिए थी 2004 और 2005 में स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट आई थी वह रिपोर्ट लागू नहीं की गई। सरकारें कहती रही कि हम 2024 तक, 2014 तक हम ये रिपोर्ट लागू कर देंगे, लेकिन इसके बाद भी वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई। तो आप किसानों के कितने हितैषी हैं, ये तो आपसे सवाल बनता है और आप किसके हितैषी हैं ये तो हम जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और अभी पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि किसान जंतर मंतर पर उपस्थित हुए थे। 2020 में जो कृषि कानून आया था जिसमें उन्होंने किसानों पर बहुत कुछ थोपने की जो कुछ कोशिश हो रही थी या हो रही है लगातार सरकारों की तरफ से, उसका विरोध, उसका विद्रोह किसान कर रहे थे। और वो विरोध आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको बताया कि वो गोदान में वो विद्रोह आपको देखने को मिलेगा, वो आपको रंगभूमि में देखने को मिल रहा है कि कैसे कारपोरेट घरानों के साथ जो साठगांठ है सत्ता की, वह किस तरीके से एक चुनौती के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो रही है, उसके साथ हम कैसे
दो दो हाथ कर पाएंगे। और ये जो प्रेमचंद का जो सपना था, सोशल विहीन समाज की स्थापना का जो सपना, वो सपना हम कैसे पूरा कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने उपस्थित होता है। और आज इसलिए प्रेमचंद प्रासंगिक है, आज इसलिए हम प्रेमचंद को याद कर पा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि यह प्रासंगिकता कब खत्म होगी? ये सवाल आज भी बना हुआ है कि क्यों प्रेमचंद प्रासंगिक बने रहे। हम तो चाहते हैं कि सबकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो सारी की सारी आवश्यकताएं पूरित हो, पूर्ण हो। लेकिन क्या यह व्यवस्था ये सारी की सारी जरूरतें पूरी कर पा रही हैं? क्या कल्याणकारी राज्य की स्थापना ये सरकारें कर पा रही हैं? ये व्यवस्थाएं कर पा रही हैं? और आपको याद करना होगा, अगर आप याद करने की कोशिश कर पा रहे हैं तो आप रणेंद्र का उपन्यास याद करिए, ग्लोबल गांव का देवता, जिसमें वो बखूबी तरीके से हमारे सामने रख रहे हैं जो चिंता प्रेमचंद की है किसानों को लेकर। आदिवासियों की जमीनें, जंगल जमीन का जो सवाल है, कैसे कारपोरेट घरानों की नजर उस पर है, खनिज संपदाओं पर कैसे नजर है, और वहां का जो आदिवासी है वो विस्थापन को झेलने के लिए मजबूर है। आज विश्व आदिवासी दिवस भी है, तो ये जरूरी हो जाता है कि इस बहाने से, प्रेमचंद के बहाने से हम उन पर बातचीत करें। और आप देखिएगा कि जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। क्यों काटे जा रहे हैं भाई? ये प्रश्न जो है प्रेमचंद ने बखूबी के साथ किसानों के जीवन की समस्याओं को लेकर हमारे सामने उपस्थित हुए। प्रेमचंद साहित्य के उद्देश्य में जो कह रहे हैं कि साहित्यकार के भीतर एक तरह की जो बेचैनी होनी चाहिए, वो बेचैनी प्रेमचंद के भीतर देखने को मिल रही है, जिस बेचैनी के साथ वो उपस्थित होते हैं। और वो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का जो गठजोड़ है, जो पूंजी का जो गठजोड़ है, जो धर्म सत्ता के साथ, ब्राह्मणवादी सत्ता के साथ, उस पूरे के पूरे गठजोड़ के खात्मे की बात प्रेमचंद करते हैं। एक मुकम्मल तौर पर स्वाधीनता। अब वो स्वाधीनता किसके लिए? उस आम जन के लिए, उस स्त्री के लिए, उस दलित के लिए, उस मजदूर के लिए, उस किसान के लिए कि जो खेतों में काम करने के लिए अभिशप्त है। और आपको मैं बता दूं कि जिसका जिक्र प्रेमचंद बड़े मजबूती के साथ करते हैं, अभी पिछले अप्रैल में नोएडा में जो आंदोलन हुआ मजदूरों का, उस आंदोलन को आप देख सकते हैं कि इस महंगाई के दौर में एक मजदूर 8,000 10,000 में कैसे जीवन यापन करे, किस तरह से जीवन यापन करे। आप सारी की सारी संपत्ति, सारी की सारी चीजों का आप जो है निजीकरण करते चले जा रहे हैं। और ये समस्याएं पैदा हुई 1991 के बाद, जब निजीकरण और उदारीकरण इस देश में प्रवेश किया, इस देश में बाकायदा लाया गया, और एक नए तरीके का साम्राज्यवाद मंडरा रहा है, उसका खतरा मंडरा रहा है। इसको हमको देखना पड़ेगा, इसे हमें जानना पड़ेगा। इसलिए यह दौर जो है वो प्रेमचंद के जमाने से ज्यादा भयावह है, ज्यादा कठिन है। और इसकी मजदूरों ने, जो नोएडा के मजदूरों ने जो आंदोलन किया था, वेतन की बढ़ोतरी के लिए जो आंदोलन किया था, महंगाई के मार से जो झेल रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, उसके लिए जो आंदोलन किया था, इसकी एक वानगी आप गोदाम में देख सकते हैं। जब खन्ना के खन्ना एक चरित्र है, मिल मालिक है, जब उसके मजदूर जब आंदोलन पर बैठ जाते हैं तो मेहता खन्ना से कहते हैं, आपके मजदूर बिलों में रहते हैं, गंदे बदबूदार बिलों में, जहां आप एक मिनट भी रह जाएं तो आपको कैद हो जाए। कपड़े जो वह पहनते हैं उनसे आप अपने जूते भी न पोंछेंगे। खाना जो वह खाते हैं वह आपका कुत्ता भी न खाएगा। मैंने उनके जीवन में भाग लिया है, आप उनकी रोटियां छीनकर अपने हिस्सेदारों का पेट भरना चाहते हैं। यह जो राष्ट्र राज्य का कारपोरेट घरानों के साथ जो साठगांठ है, इसे आपको समझना होगा, इसे आपको जानना होगा। और एक चुनौती जो हमारे सामने उपस्थित हो रही है, तो आप समझ सकते हैं
कि उस चुनौती का मुकाबला हम कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इससे हमें और आपको मिलकर सोचने की जरूरत है। और वो दृष्टि प्रेमचंद दे रहे हैं हमें। प्रेमचंद इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वह स्वराज जो आएगा, जो वह स्वराज दलितों का होगा, जो स्त्रियों का होगा, जो मजदूरों का होगा, जो किसानों का होगा, उस स्वराज के लिए इन्हीं लोगों को आगे आना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि हर एक आंदोलन में गरीब लोग ही आगे बढ़ते हैं। हंस के 1930 में उन्होंने लिखा है, टिप्पणी की है, उसमें वो कह रहे हैं कि हर एक आंदोलन में गरीब लोग ही आगे बढ़ते हैं। यह भी अमर सत्य है। इस आंदोलन में भी गरीब ही आगे आगे हैं और उन्हीं को रहना भी चाहिए, क्योंकि स्वराज से सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं का होगा भी। तो आज के जमाने में कारपोरेट घरानों की जो चोचलेबाजी है, जो उसकी जकड़बंदी है, और उस जकड़बंदी में जो ये मजदूर और किसान और ये निचला जो तबका है, जो जीने के लिए अभिशप्त है, मजबूर है इस ऐसी जिंदगी जीने के लिए, उसे उठ खड़ा होना होगा। बिना लड़े, बिना खड़ा हुए कोई बदलाव संभव नहीं है। इस बात को हमें सोच लेना चाहिए, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। और आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसीलिए प्रेमचंद इस जमाने में ज्यादा प्रासंगिक हैं, प्रेमचंद इस जमाने में ज्यादा जरूरी हैं। जो प्रेमचंद पर तमाम जो सवाल उठते रहे हैं, मेरा उनसे भी सवाल है कि आप जो है प्रेमचंद को एक बार पुनः पढ़ने की कोशिश करिए, प्रेमचंद की दृष्टि को दोबारा से देखने की कोशिश करिए, तो आप समझ पाएंगे कि प्रेमचंद बेहतर तरीके से उस पूरी की पूरी चुनौतियों से का मुखालफत कर रहे थे, उस पूरी की पूरी चुनौतियों को देख रहे थे, उसे दर्ज कर रहे थे। और अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, दूसरी चुनौती अगर देखने की कोशिश करें, तो इस देश में जो सांप्रदायिकता का जो सवाल है, हिंदू मुस्लिम एकता कैसे बने, एक बड़ा प्रश्न है। और आप इस बात को समझ सकते हैं कि सत्ताएं कैसे इसका उपयोग अपनी राजनीति के लिए करती रही हैं और कर भी रही हैं। इसको प्रेमचंद बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और वो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि कोई हिंदू संस्कृति और कोई मुस्लिम संस्कृति नहीं है। वो कहते हैं कि सांप्रदायिकता सदैव संस्कृत की दुहाई दिया करती है और वो अपने असली रूप में नहीं आती है, शायद उसे असली रूप में निकलने में लज्जा लगती है। तो इस बात को समझ सकते हैं कि सांप्रदायिकता बढ़ाने के बाद ये पार्टियां, ये राजनेता बस रोटी सेकना चाहते हैं। और प्रेमचंद इसे जब देख पा रहे हैं तो उनका एक आलेख है, लेख है, आपको पढ़ना चाहिए, सांप्रदायिकता और संस्कृति। इसमें वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम नाम की कोई संस्कृति नहीं बची है। कोई संस्कृति है तो वह पूंजी की संस्कृति है, बाजार की संस्कृति है। यह पूंजी, यह बाजार किस तरीके से पूरे व्यवस्था को खोखला करता चला जा रहा है, उसे पूरे भारतीय जनमानस के भीतर जो एक तरह की जो चेतना थी, उस चेतना को अवरुद्ध करते चला जा रहा है, इसे भी हमको देखना पड़ेगा। और अगर मैं प्रेमचंद के उस कोटेशन को पढ़ के सुना दे रहा हूं। कह रहे हैं प्रेमचंद की अब न कहीं मुस्लिम संस्कृति है, न कहीं हिंदू संस्कृति, न कोई अन्य संस्कृति। अब संसार में केवल एक संस्कृति है और वह है आर्थिक संस्कृति। यह सवाल बड़ा सवाल है और इस आर्थिक संस्कृति से लड़ने के लिए, इसके खात्मे के लिए हमें खड़ा होना होगा। और जब तक हम नहीं खड़ा होंगे तब तक कैसे शोषण विहीन समाज की स्थापना बन सकती है, कैसे सबको मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध हो सकती हैं। आप इस बात को समझें कि जो आज के जमाने में
एक एक जो समस्या हमारे सामने आ रही है, और जो हम एक दूसरे पंथ के खिलाफ या संप्रदाय के खिलाफ कैसे हम खड़े हो जाते हैं, कैसे किसी के कपड़े देखकर और किसी के बाल देखकर और क्या देखकर हम उसे पहचान लेते हैं और उसकी लिंचिंग कर देते हैं। इस देश में लगातार हो रहा है। आप पहलू खान को आप जानते होंगे, आप अखलाक को जानते होंगे, जिनकी लिंचिंग की गई इसी देश में, और उस समस्या का पहचान हमारे सामने उपस्थित कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यह जो आप चाहते हैं कि सारे लोग गौ की पूजा करें, गाय की पूजा करें, तो ये कैसे संभव है? ये किस तरीके से संभव हो सकता है? इसके लिए प्रेमचंद बड़े अदब के साथ इस बात को हमारे सामने रख रहे हैं कि हम जो है उनसे कैसा व्यवहार कर पाए, और वो इस हिंदू मुस्लिम एकता इस लेख में वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो मुसलमान हिंदू टोले में रहता है वो गाय का मांस नहीं खाता है, वो गाय नहीं खाता है। जो गाय खाते हैं उसको भी रेखांकित प्रेमचंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस बात को कि इसलिए वो खा रहा है गाय क्योंकि यहां का जो निचला तबका रहा है, जो कन्वर्टेड हुआ, जिसके साथ छुआछूत, जिसके साथ भेदभाव, जिसके साथ अस्पृश्यता होती रही, जो कन्वर्ट होकर इस्लाम की तरफ गया, वह इनको चिढ़ाने के लिए वह खाता है गाय का मांस। तो अगर इस बात को आप समझने की कोशिश करिए कि जो सवाल आज ये जो सवाल हमारे सामने मौजूद हैं और एक बड़ी चुनौती के साथ हमारे सामने मौजूद हैं, हिंदू मुस्लिम एकता कैसे बन पाएगी, इस पर प्रेमचंद बार बार हमसे कह रहे हैं, बार बार इस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो रोटियां सेकी जा रही हैं, इस बात को भी आप समझिएगा कि आज का जो दौर है, जिस दौर में हमें ढकेलने की कोशिश की जा रही है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दौर है, जिसमें ये आपको चुनना पड़ेगा कि आप अगर यहां रहेंगे तो हमारे नियमों कायदों पर आपको रहना पड़ेगा, हम जो कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। तो कहां गई हमारी स्वतंत्रता, कहां गया हमारा स्वराज, जिसकी चिंता प्रेमचंद को है, जो चिंता प्रेमचंद कर रहे हैं, जो चुनौती प्रेमचंद अपने साहित्य में दर्ज करा रहे हैं, जो बेचैनी प्रेमचंद के यहां है, वह बेचैनी आज हमारे बीच है, हमारे भीतर है कि हम यहां उपस्थित हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं इन सारे सवालों के ऊपर, इन सारी परिस्थितियों के ऊपर। तो आपको और हमको इस बात को समझना है कि ये जो चुनौतियां हैं, इन सारी चुनौतियों के साथ कैसे दो दो हाथ किया जाए। कैसे आप कह रहे हैं कि ये जो मेल जोल की जो संस्कृति बनाने की आप कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, कैसे आप बंधुता स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, और वो जो बैठा है, जो आपस में लड़ाने की जो कोशिश कर रहा है, उसको हमें समझने की कोशिश है। उस पर हमें बातचीत करने की जरूरत है कि कैसे वह जो राष्ट्र राज्य है, वो कैसे आज का जो साम्राज्यवाद है उसका गठजोड़ कैसे है, उसके खिलाफ आपको कैसे खड़ा होना है। ये जो है आप ना कर पाए, इसीलिए तमाम पट्टियां आपके आंखों पर लगाई जा रही हैं, और ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी एक तरह की पट्टी हमारे आंखों पर लगाई जा रही है। इसी राष्ट्रवाद को लेकर प्रेमचंद राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता अपने लेख में कहते हैं कि राष्ट्रीयता वर्तमान युग का कोड है, उसी तरह जैसे मध्यकालीन युग का कोड सांप्रदायिकता थी, तो सांप्रदायिकता आज के जमाने की भी कोड है, और राष्ट्रवाद इस समय का भी कोड है। उस जमाने में जो प्रेमचंद रेखांकित कर रहे थे, उस जमाने में जो प्रेमचंद बताने की कोशिश कर रहे थे। और आप समझिएगा कि यह जो राष्ट्र, जिसे हम कई सारे गिरोहों में बांटने की कोशिश करते हैं, एक राष्ट्र कैसे निर्मित होता है, एक राष्ट्र कैसे बनता है, ये जो सवाल है, ये तो हमारे बीच ही है। इस पे हम बातचीत करने की कोशिश नहीं करते हैं कि कैसे वह जो आम जन है, जिसके साथ तमाम तरह के भेदभाव हो रहे हैं, उसे भेदभाव से छुटकारा मिले।
कैसे हमारी बेटियों और बहनों के साथ जो तमाम तरीके के बलात्कार और गैंगरेप्स और तमाम तमाम दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उससे कैसे छुटकारा मिले। यह एक राष्ट्र के निर्माण की भूमिका हो सकती है, यह एक राष्ट्र का निर्माण है। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा है कि जो शक्तियां या जिन शक्तियों के द्वारा यह सत्ता चलाई जा रही है, उनका यह तनिक भी ख्याल नहीं है। वो हमें बहुत पीछे लौटाना चाहते हैं, बहुत पीछे ले जाना चाहते हैं। वो पता नहीं किस राज्य की तरफ लेके जाना चाहते हैं जहां सोशल विहीन की स्थापना के बाद जो प्रेमचंद सोच रहे थे, वो समाज शायद ही बन पाए, वो समाज शायद ही निर्मित हो पाए। तो यह जो सवाल है, इसी निबंध में प्रेमचंद कह रहे हैं कि जब तक संपत्तिहीन समाज का संगठन न होगा, जब तक संपत्ति व्यक्तिवाद का अंत न होगा, संसार को शांति नहीं मिलेगी। यह मुकम्मल तौर पर प्रेमचंद हमारे सामने उपस्थित कर रहे हैं। यह बात वो कह रहे हैं कि निजी संपत्ति का उन्मूलन होना चाहिए। यह बड़ी चुनौती आज के जमाने में है। निजी संपत्ति का खात्मा होना चाहिए। आज एक मजदूर 8,000 रुपए के लिए, 6,000 रुपए के लिए खटने के लिए अभिशप्त है, कारखानों में काम करने के लिए अभिशप्त है, वह विदेश में जाने के लिए अभिशप्त है। क्यों भाई? इस देश में उसके लिए वो तमाम सहूलतें क्यों नहीं उपस्थित हो सकती हैं? इस देश की पूरी संपत्ति किन्हीं 2, किन्हीं 4, किन्हीं 5 व्यक्तियों के हवाले क्यों जानी चाहिए? संसाधनों पर जो कब्जेदारी का जो सवाल है, उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? मुट्ठी भर लोगों के पास क्यों संपत्ति जाए? यह जो प्रेमचंद चेतना पैदा कर रहे हैं, इस पर बातचीत नहीं होती है। प्रेमचंद की तमाम और कहानियों पर चर्चा तो होती है, लेकिन तमाम उपन्यासों में बातचीत होती है, लेकिन इस पर क्यों नहीं बातचीत होती है? जो मुकम्मल सवाल प्रेमचंद हमारे सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं, जो इस निजी संपत्ति के खात्मे की जो बात प्रेमचंद कर रहे हैं, बिना इसके खात्मे का कोई बदलाव संभव नहीं। इस बात को आप समझ लीजिएगा। और ये पूरे विश्व के लिए खतरा है, जिसके बारे में प्रेमचंद रेखांकित कर रहे हैं। महाजनी सभ्यता, अगर आप उनका लेख पढ़ें तो आप जान पाएंगे कि जिसमें वो बात कर रहे हैं कि कोई एक व्यवस्था जो पश्चिम से आ रही इस देश में, और शायद 1917 में जो रसिया में जो क्रांति हुई थी, शायद प्रेमचंद का इशारा उधर है। मैं प्रेमचंद को किसी खांचे में नहीं बांध रहा हूं, किसी वाद में नहीं बांध रहा हूं। प्रेमचंद वाद से परे हैं। प्रेमचंद न गांधीवाद और न अम्बेडकरवाद और न मार्क्सवाद, ये किसी खांचे में नहीं आते हैं। लेकिन प्रेमचंद इन सारे वादों से आगे निकलते हैं और मुकम्मल तौर पर वो जो है मनुष्य की मुक्ति की चाह जो उनके भीतर है, वो लेकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो इस निजी संपत्ति को पे हमला कब होगा, इस पर हमें सोचने की जरूरत है। और इसी निजी संपत्ति के कारण आप समझिएगा कि आज के समय में जो तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, चाहे वो शिक्षा की समस्या आप ले लीजिए, जो छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, जो जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है, जो आंदोलन झारखंड में चल रहा है, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? वो क्यों नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं? कभी इस पर मुकम्मल तौर पर हमने सोचा, हमने जाना? इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रेमचंद पर एक दिन बातचीत करने की जरूरत नहीं है। प्रेमचंद पर लगातार बातचीत करने की जरूरत है। यह हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम लगातार प्रेमचंद पर बातचीत करें और इन सारे सवालों के साथ लोगों से टकराएं, उन शक्तियों से टकराएं। बिना टकराए हुए नहीं बदलाव होगा, बिना आंदोलन का नहीं बदलाव होगा। और इसे बार बार प्रेमचंद कर रहे हैं। आप कर्मभूमि उपन्यास पढ़िए, पूरे उपन्यास में आंदोलन है। वो पूरा का पूरा जो दौर है, वो जो पूरा का पूरा जो फेज है, जब प्रेमचंद लिख रहे हैं, आंदोलनों का दौर है। तो ये मुकम्मल तौर पर हम इस बात को समझ सकते हैं, इस बात को जान सकते हैं कि बिना आंदोलन के कोई बदलाव नहीं संभव हो पाएगा। ये प्रेमचंद हमारे सामने रेखांकित कर रहे हैं। दूसरी जो सबसे एक बड़ी चुनौती हमारे सामने उस जमाने में भी, प्रेमचंद के जमाने में भी रही,
और इस जमाने में भी वो चुनौती हमारे सामने बरकरार है। दलित जीवन की चुनौतियां, दलित जीवन की चुनौती, ये जो आम जन है, जो शोषित है, जो पीड़ित है प्रेमचंद के समय में, वह आज भी चुनौतियां जो प्रेमचंद रेखांकित कर रहे हैं, वो आज भी चुनौतियां पड़ी हुई हैं। अगर मैं आपको उनकी कहानियों से बातचीत करूं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि प्रेमचंद ने एक कहानी लिखा ठाकुर का कुआं, और ठाकुर के कुआं कहानी में 3 कुएं हैं, चौथा कुआं नहीं है उस गांव में, उस टोले में। एक साहूकार के पास है, एक ठाकुर के पास है, और एक गांव के बाहर है। गांव के बाहर कुएं में जानवर मर जाता है, और जिस कुएं से जिसका पानी बहुत बदबू कर रहा है। उस कहानी में जोकू बीमार है और गंगी पानी लेने के लिए ठाकुर के कुएं की तरफ जाती है, पानी नहीं ला पाती है। वह कहानी आपने पढ़ा होगा। पानी का जो सवाल है दलितों के जीवन में, एक ऐसा समूह जिसे लगातार इसी देश में शोषित किया जाता रहा, पीड़ित किया जाता रहा, जिसका दमन, जिसका उत्पीड़न लगातार किया जाता रहा और आज भी किया जा रहा है, इसे हमें देखने की आवश्यकता, इसे हमें देखने की जरूरत है। उस जमाने में अगर आप देख पाए तो मुझे जो नजर आ रहा है कि 2 तरह की 2 सामाजिक क्रांतियां हुई थी। एक तो पेरियार ने 1924 में वयक्कम में किया था, दलितों को मंदिर के रास्ते से जाने की आजादी नहीं थी, वह उन्होंने बड़ा आंदोलन किया था। और दूसरी जो सामाजिक क्रांति अगर कह सकते हैं, दूसरा सामाजिक आंदोलन अगर आप कह सकते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर 20 मार्च 1927 को करते हैं। पानी पीने का आंदोलन था, जिसे आप महाड़ आंदोलन के नाम से जानते हैं। प्रेमचंद अनायास नहीं है कि 1933 में डॉक्टर अंबेडकर के चित्र को अपनी पत्रिका हंस के कवर पेज पर लगाते हैं। वो इस बात को देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो लोगों के, जो अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है, उसके स्वराज के लिए लड़ रहा है। जहां अधिकतर बहुसंख्य जनता को मनुष्य नहीं माना जाता रहा, उसके लिए वो व्यक्ति लड़ रहा है। प्रेमचंद हिंदी पट्टी में उस चीज को दर्ज करा रहे हैं, उसे लिख रहे हैं। और अगर अब ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अगर मैं इस समय की बात करूं तो राजस्थान के जालौर में इंद्र मेघवाल के साथ जो हुआ, मटके से जो उसने पानी पी लिया था और उसकी जो इतनी पिटाई हुई और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, ये अनायास नहीं हो रहा है। इसे अगर आप समझें तो मैं अगर कहूं कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो संसाधनों पर कब्जा जमाने की कोशिश लगातार करते आए हैं, संसाधनों को बपौती समझते हैं वो, और वो संसाधनों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम ये जो दलित कम्युनिटी है, ये जो निचला तबका है, वह भी इसी देश का रहने वाला है, तो उसे समान भागीदारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उसके साथ दमन और शोषण और अत्याचार क्यों होना चाहिए? और आजादी के बाद जो बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारी परिस्थितियां जो बदली हैं, उस बदलाव में आप इस बात को देख सकते हैं कि जो तमाम दलित आत्मकथाएं लिखी गई, चाहे वो जूठन हो, चाहे अपने अपने पिंजरे हो या मुर्दैया हो, आजादी के बाद बहुत कुछ नहीं बदला है दलितों के जीवन में। अब मैं अपना निजी अनुभव बता दूं अगर आपको, तो आप इस बात को समझें कि इसी जून महीने में एक कार्यक्रम इसी आजमगढ़ में हुआ, और उसमें वक्ता के रूप में मंच पर बैठा हुआ था मैं। काफी लोगों को दिक्कत होने लगी, काफी लोगों को समस्याएं आई। एक दलित होने की जो पीड़ा है वो दूसरा कैसे समझ सकता है?
और आप समझिएगा कि किस तरह से सांस्थानिक हत्याएं हो रही हैं। रोहित बुंगला आपको याद होंगे, पायल तड़वी आपको याद होंगी, कैसे इन समूहों के साथ व्यवहार लगातार हो रहा है। अब बस उसके मुंह में एक ही चीज है कि संसाधनों से इनकी बेदखली की जाए, संसाधनों में हिस्सेदारी देने की कोशिश नहीं की जा रही है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है श्रेष्ठता बोध, श्रेष्ठ होने का जो भाव है जिसे प्रेमचंद पकड़ते हैं। और मैं कहूं कि प्रेमचंद, अगर मैं स्पष्ट कहूं तो प्रेमचंद ब्राह्मणवाद के विरोध के लेखक हैं। ब्राह्मणवाद का विरोध वो दर्ज कराते हैं अपने पूरे लेखन में। और आप इसे समझिएगा कि अगर आप खान पान के आधार पर अगर आप श्रेष्ठता अपने तय करते हैं तो प्रेमचंद गोदान में सिलिया और माता दिन के प्रसंग को आप याद करिएगा कि सिलिया के घर वाले माता दिन के मुंह में हड्डी डाल देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जो है दलित बना देंगे हम। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि प्रेमचंद दर्ज भी कराते हैं और कहते भी हैं कि या तो इस पूरे का पूरा जो भारत है या जो जनमानस है या तो ब्राह्मण हो जाए या दलित हो जाए, कुछ तो हो जाए वह। लेकिन यह जो गैर बराबरी है, इस गैर बराबरी का खात्मा होना चाहिए। यह गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए। इस गैर बराबरी पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये चुनौती आज के जमाने में बड़ी होकर उभरी है। और जैसे पूंजी का कब्जा जैसे हो रहा है, बाजार का कब्जा जैसे हो रहा है, वो भारतीय संविधान में जो प्रतिनिधित्व जो मिला था वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा। जब सब कुछ निजी हाथों में चला जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, क्या पाएंगे आप? तो प्रेमचंद दोनों ध्रुवों पर देख रहे हैं, दोनों ध्रुवों पर पूंजीवाद के जो दो धाराएं हैं, चाहे उपनिवेशवाद या फिर जो साम्राज्यवादी जो शक्तियां हैं, उस पर भी वो गौर कर रहे हैं, उस पर भी लेखन कर रहे हैं और ब्राह्मणवाद के विरोध में भी देख रहे हैं। इसलिए प्रेमचंद एक बड़े रचनाकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। प्रेमचंद आज के सवालों के साथ उपस्थित होते हैं और इसलिए ये सारी की सारी जो चुनौतियां हैं, आज ये चुनौतियां और मजबूत हुई हैं। इन चुनौतियों से हमें दो हाथ करने की आज ज्यादा जरूरत है। और आप इस बात को समझिएगा कि जो न्याय का सवाल है, इन तबकों को, किसानों को, मजदूरों को, स्त्रियों को कहां न्याय मिल पा रहा है, कैसे न्याय मिल पा रहा है, ये आप इस बात को समझ पाए तो आप जान पाएंगे कि चाहे वो सामाजिक रूप से जो उत्पीड़न है, जो दमन है, जो शोषण है, उससे न्याय कैसे संभव है, किस तरीके से संभव है। तो इसीलिए वो महाजनी सभ्यता में हमें रास्ता दिखाते हैं, इसीलिए वो महाजनी सभ्यता में हमें रास्ता बताने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए वो जो है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीयता लेख में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो निजी संपत्ति है उसका उन्मूलन होना चाहिए। और ये जो निजी संपत्ति के, यह जो व्यक्तिगत जो संपत्ति है, इसकी जो लालसा है, जो हम सब अपने मन में पाल बैठे हैं, वह हमारे दिलों को तोड़ रही है, हमारे दिलों में खतरा पैदा कर रही है। आप समझिएगा कि आप याद करिए निवला उपन्यास, दहेज की जो समस्या है, दहेज की जो पीड़ा है, उस दहेज की पीड़ा और दहेज की समस्या को आप समझ पाएंगे, आप देख पाएंगे कि प्रेमचंद कैसे देखते थे। क्या ये जो दहेज की जो चुनौती है उससे हमें छुटकारा मिल पाया है, उस चुनौती से हम लड़ पाए हैं? क्या आज जो बेटियां ब्याही जा रही हैं वो बिन दहेज के ब्याह दी जा रही हैं? यह जो सवाल है ये बाकायदा हमारे सामने उपस्थित है। तो स्त्री जीवन की जो तमाम चुनौतियां हैं, उन्हें न्याय कैसे मिले, उन्हें मनुष्य का दर्जा कैसे मिले, जिसको लेकर प्रेमचंद चिंतित हैं। और जो कर्मभूमि उपन्यास में मुन्नी के माध्यम से जो वो दर्ज करा रहे हैं, वो जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उस जमाने में भी जो है जो मुन्नी के साथ जो हो रहा है, जो बलात्कार हो रहा है, क्या इस जमाने में तमाम मुन्नियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहा है?
क्या यह चुनौती हमारे सामने उभर कर नहीं आ रही है? क्या यह चुनौती के रूप में नहीं है? तो आप इस बात को देख सकते हैं कि यह पूरा का पूरा जो आज का जो समाज है, आज का जो समय है, वो पूरा पूरा समय ही चुनौतीपूर्ण है। और इस पूरे के पूरे चुनौतीपूर्ण समय में प्रेमचंद हमें बाकायदा याद आते हैं, और बाकायदा प्रेमचंद आज के जमाने में प्रासंगिक हो जाते हैं। उन सारे सवालों के साथ हमारे सामने उपस्थित होते हैं। और मुझे जो लगता है कि एक बात जो प्रेमचंद बड़े स्पष्टता के साथ जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो खतरा पिछले जमाने में, उनके जमाने में स्वराज को लेकर था, जो यहाँ के मुट्ठी भर लोग जो सोच रहे थे, शायद आज के जमाने में भी वो मुट्ठी भर लोग सोच रहे हैं। जिसे प्रेमचंद लिख रहे हैं हंस को 1930 में, कह रहे हैं कि कुछ लोग स्वराज से इसलिए घबरा रहे हैं कि इससे उनके हितों की हत्या हो जाएगी, और इस भय के कारण या तो दूर से इस संग्राम का तमाशा देख रहे हैं, या जिन्हें अपनी प्रभुता ज्यादा प्यारी है वे परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सरकार का साथ देने पर आमादा हैं। इनमें अधिकांश हमारे जमींदार, सरकारी नौकर, बड़े बड़े व्यापारी और रुपए वाले लोग शामिल हैं। उन्हें भय है कि अगर यह आंदोलन सफल हो गया तो जमींदारी छिन जाएगी, नौकरी से अलग कर दिए जाएंगे, धन जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन आप समझिएगा कि आजादी तो मिली इस देश को, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन भी हुआ, लेकिन क्या जमीनों का बंटवारा हो गया? दलितों के हिस्से में, किसानों के हिस्से में क्या वो जमीनें पहुंची? इस बुदान आंदोलन की चर्चा हम बार बार करते हैं, उसकी विफलता को भी तो हमें देखने की आवश्यकता है। क्यों विफल हो गया? क्यों वही शक्तियां जिसका डर था, प्रेमचंद को जो डर था, प्रेमचंद जो सवाल कर रहे थे कि जब आजादी मिलेगी तो होरी क्या किसान से मजदूर बनने के लिए अभिशप्त रहेगा? जोखू क्या वही गंदा पानी पीने के लिए अभिशप्त रहेगा? दुखी चमार की क्या वही सदगति होगी? जो जाति की गांठ, जिसे नामो सिंह कहते हैं कि दुखी जाति की गांठ तोड़ रहा था, और तोड़ते तोड़ते न अंबेडकर तोड़ पाए न गांधी तोड़ पाए। तो यह जो जाति उन्मूलन का भी जो सवाल है, यह एक बड़ी जो चुनौती है, इस पर हमें फोकस करने की जरूरत है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप इन सारी समस्याओं से लड़ना चाहते हैं, जैसे प्रेमचंद इशारा कर रहे हैं, निजी संपत्ति को अगर खत्म करना आप चाहते हैं, तो आपको एकजुट होने की जरूरत है। और एकजुट तभी आप हो पाएंगे कि जब जाति उन्मूलन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। अगर जाति उन्मूलन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आप समझिएगा कि बहुत संकट है। आप देख पाइएगा कि पिछले दिनों इसी 2022 की शायद घटना है, गोरखपुर में लिंचिंग कर दी जाती है अनीस कनौजिया की, अंतरजातीय विवाह के कर। ये जाति की जो समस्या है, तमाम लिंचिंग हो रहे हैं इस देश में, तमाम तरह के लिंचिंग हो रहे हैं। लेकिन जातीय लिंचिंग को आप पकड़ पाइएगा, आप समझ पाइएगा, तो आप देख पाइएगा कि उनके मानस में किस तरह की चीजें आज भी भरी हुई हैं। वो क्यों मनुष्य नहीं समझ पा रहे हैं लोगों को। और इसके इन सारे सवालों के केंद्र में प्रेमचंद हमारे सामने एक दृश्य दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं डॉक्टर अंबेडकर को कोट करूं, जो 1949 में वह जो अभिभाषण दे रहे थे, उनका अंतिम अभिभाषण था संविधान सभा में, जो बार बार कह रहे हैं कि इस देश में जो है अगर आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी नहीं खत्म की गई तो यह जो हम राजनीतिक जो ढांचा तैयार किया है हम लोगों ने, इससे जो प्रभावित होंगे, इस सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी से जो लोग प्रभावित होंगे, इस ढांचे को बदल देंगे। आप समझिए इस बात को। प्रेमचंद डॉक्टर अंबेडकर इशारा कर रहे हैं इस बात की तरफ, प्रेमचंद भी इशारा कर रहे हैं कि बिना आंदोलन का कुछ बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं संभव हो पाएगा, कुछ नहीं बदला जा सकता है। घर में बैठे रहने से, घर में दुबके रहने से कोई बदलाव नहीं है।
और ये चुनौती उन रचनाकारों के लिए भी है कि पूंजी के दौर में वे रचनाकार जो तुरंत ही बड़ा कवि, बड़ा रचनाकार, बड़ा साहित्यकार बनने की जो इच्छा पाले हुए हैं, क्या वो जनता के सरोकारों के साथ लिख रहे हैं? जनता के सरोकारों को क्या वो अपने साहित्य में शामिल कर रहे हैं, या वो सत्ताओं का चरण चुंबन ही कर रहे हैं? ये हमें देखने की जरूरत है। जो साहित्य का उद्देश्य में साहित्य की परिभाषा और साहित्यकारों के बारे में बातचीत करते हुए प्रेमचंद कह रहे थे, क्या उनके भीतर वो बेचैनी है बदलाव की, जो बदलाव की बेचैनी प्रेमचंद के यहां देखी जा रही है? तो ऐसे साहित्यकारों को भी समझने की जरूरत है, जो साहित्यकार इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हम प्रेमचंद की परंपरा के कथाकार हैं। किस तरह की प्रेमचंद के परंपरा के कथाकार हैं भैया? आप किसानों पर लिख देंगे, हो जाएगा, लेकिन जो मुख्य सवालों से जो टकराना है, जो निजी संपत्ति के खात्मे की जो बात करनी है, उसकी बात तो आप नहीं करते हैं। तो कैसे हम आपको बड़ा साहित्यकार मान लें? कैसे जन सरोकारी साहित्यकार आपको मान लें? और आप अंबेडकर के उस पुस्तक की तरफ अगर आपका ध्यान होगा, आप देख पाए तो अच्छा होगा। जो राज्य और अल्पसंख्यक उस किताब में प्रेमचंद, डॉक्टर अंबेडकर इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, शायद इधर प्रेमचंद कर रहे हैं, कि यहाँ की जमीनों का और यहाँ के उद्योग धंधों का और कल कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। न किसी के पास कोई जमीनें रहेंगी, न किसी प्रकार का कोई शोषण होगा। और प्रेमचंद शायद उसे आगे की सोच रहे थे, जिस चेतना की बात महाजनी सभ्यता में वो कह रहे हैं, जिधर इशारा प्रेमचंद कर रहे हैं उस महाजनी सभ्यता में। तो मुकम्मल तौर पर अगर मैं इस बात को आपके सामने रखने की कोशिश करूं, तो प्रेमचंद के जमाने में जो चुनौतियां मौजूद थी, वह चुनौतियां आज के जमाने में बड़े मजबूती के साथ उपस्थित हो रही हैं। और इन चुनौतियों से प्रेमचंद दो हाथ अपने जमाने में कर रहे थे, और वो चेतना और वो चश्मा प्रेमचंद अपने साहित्य के माध्यम से हमें देने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद प्रेमचंद इसी कारण आज भी ज्यादा प्रासंगिक हैं, ज्यादा जरूरी हैं। मैं अपनी बात यही समाप्त कर रहा हूं, और साहित्यिक बतकही के साथियों ने मुझे यह मंच दिया, आप सबका बहुत बहुत आभार, और जो मुझे सुन रहे थे आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। सर, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने अपनी बात को बहुत मजबूती से और बहुत सलीके से रखा, और इतनी सरल भाषा में रखा कि लोग आराम से उससे कनेक्ट कर सकते हैं खुद को। और अब इसकी अगली कड़ी में हम अपने साथी प्रांजल पूजा को बुलाना चाहते हैं, वो आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक। सर, मैं पहले आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। इतनी गर्मी में मैं देख रही थी आप पसीना भी पोंछ रहे थे, और फिर इतना लंबा व्याख्यान भी चल गया। आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि प्रेमचंद जैसे साहित्यकार हैं, उन पर किसी एक दिन नहीं, रोज बात होनी चाहिए। हर रोज उनको याद किया जाना चाहिए, उनके साहित्य को, उनके जो भी रचनाएं हैं उनको, न केवल उनकी जयंती पर। और कितनी ही बातें महत्वपूर्ण आपने कही, जिनमें से कुछ ही मैं नोट कर पाई हूँ। जैसे प्रेमचंद का समस्त लेखन जो है वो क्या है, स्वाधीनता की अनुगूंज है, स्वाधीनता का लेखन है उनका। तो सर, मैं पूरी साहित्यिक बतकही की टीम की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप आए, अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो साथी जुड़े हैं हमारे साथ, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। धैर्य बनाए रखा, हमारे साथ जुड़े रहे, और ये श्रृंखला चलती रहे लगातार, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया। बहुत